नमस्कार प्यारे साथियों। आज की इस वीडियो में हम लोग देखेंगे पिछले 2-3 साल में जो जनरल साइंस के क्वेश्चंस बार बार रिपीट हुए हैं उनको हम सॉल्व करेंगे और मैंने उनको कोशिश किया है ब्रीफली एक्सप्लेन करने का। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं आज की अपनी वीडियो। दोस्तों आज का पहला क्वेश्चन है द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस इन्वॉल्व्स कन्वर्जन ऑफ डैश। तो दोस्तों जो अपना संश्लेषण की प्रक्रिया होती है जिसको हम फोटोसिंथेसिस कहते हैं उसमें किसका कन्वर्जन होता है। तो देखते हैं दोस्तों इसका राइट आंसर क्या है। इसका राइट आंसर है सोलर एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी। तो दोस्तों जो फोटोसिंथेसिस होता है इस प्रोसेस के द्वारा प्लांट्स जो हैं वो अपना फूड बनाते हैं। तो इसमें जो ज़रूरी चीज़ें होती हैं वो होती है सनलाइट। तो प्लांट क्या करते हैं, जो उनकी रूट्स होती हैं वहाँ से वाटर आ जाता है और एटमॉस्फेयर में से कार्बन डाइऑक्साइड लीव्स के द्वारा ले ली जाती है। उसके बाद में सनलाइट की प्रेजेंस में इनको केमिकल रिएक्शन द्वारा कन्वर्ट कर दिया जाता है ग्लूकोज और ऑक्सीजन में। तो जो ग्लूकोज होता है वो होता है प्लांट का फूड और ऑक्सीजन को वापस रिलीज़ कर दिया जाता है एटमॉस्फेयर में। तो दोस्तों जो प्लांट में जो इस लाइट को कैप्चर करने का काम करता है वो करता है ग्रीन कलर का पिगमेंट होता है जिसको हम कहते हैं क्लोरोफिल। तो दोस्तों ये कई बार पूछा जाता है कि जो ग्रीन कलर का पिगमेंट प्लांट्स में पाया जाता है उसको क्या कहते हैं। और दोस्तों ये जो क्लोरोफिल होता है ये क्लोरोप्लास्ट में प्रेजेंट होता है प्लांट सेल के अंदर। तो जो ये क्लोरोप्लास्ट होता है ये होता है हमारी फोटोसिंथेसिस की साइट्स। तो दोस्तों ये भी क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया कि व्हाट आर द साइट्स ऑफ फोटोसिंथेसिस। तो क्लोरोप्लास्ट, ठीक है दोस्तों। तो जो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस हुआ उसमें हमने देखा कि हमने सोलर एनर्जी को कन्वर्ट किया केमिकल एनर्जी में। और जो दोस्तों इसके कंपोनेंट थे, जो रॉ मटेरियल थे वो था कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम एयर और वाटर फ्रॉम सॉइल। और जो एनर्जी सोर्स था जिसके द्वारा ये केमिकल रिएक्शन हुई वो थी हमारी सनलाइट। और जो इसमें प्रोडक्ट बना वो था हमारा ग्लूकोज और ऑक्सीजन। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। दोस्तों अगला क्वेश्चन है बाइल इज़ प्रोड्यूस्ड बाय दी। तो जो दोस्तों हमारा बाइल जूस होता है वो निम्न में से किन के द्वारा बनाया जाता है। ऑप्शन ए लीवर, ऑप्शन बी स्टोमक, ऑप्शन सी पेनक्रियाज या ऑप्शन डी ड्यूडेनम। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए लीवर। तो दोस्तों जो हमारा लीवर है ये एक डाइजेस्टिव ग्लैंड है और ये हमारी बॉडी का सबसे लार्जेस्ट ग्लैंड भी है। तो दोस्तों ये जो लीवर होता है ये बनाता है बाइल जूस जो कि स्टोर होता है हमारे गॉल ब्लैडर में। और ये दोस्तों जो बाइल जूस होता है ये लिपिड के डाइजेशन में मदद करता है। तो दोस्तों लीवर का एक और काम होता है, ये क्या करता है हमारी बॉडी में ग्लूकोज के लेवल को मेंटेन करता है। जो एक्सेस ग्लूकोज होता है उसको कन्वर्ट कर देता है ग्लाइकोजन में। और दोस्तों जब हमारे बॉडी में डेफिशिएंसी हो जाती है ग्लूकोज की तो इसी ग्लाइकोजन को वापस कन्वर्ट कर देता है ग्लूकोज में। और दोस्तों ये क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है कि जब किसी व्यक्ति की पॉइजन से डेथ होती है तो हम उसके किस पार्ट को टेस्ट करते हैं। दोस्तों उसमें हम लीवर को चेक करते हैं। और जो दोस्तों पेनक्रियाज होती है ये भी एक एक्सोक्राइन ग्लैंड है और डाइजेस्टिव ग्लैंड है। ये हमारी बॉडी का सेकंड लार्जेस्ट ग्लैंड है। दोस्तों इससे एक क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है कि बीटा सेल्स किस में पाए जाते हैं। तो बीटा सेल्स हमारे पेनक्रियाज में पाए जाते हैं और इन बीटा सेल्स का काम होता है कि ये इंसुलिन हार्मोन सेक्रेट करते हैं। और दोस्तों इंसुलिन हार्मोन की डेफिशिएंसी से डायबिटीज़ मेलाइटिस नामक बीमारी होती है और इसके एक्सेस होने से हाइपोग्लाइमिक कंडीशन हो जाती है, जिसमें हाइपोग्लाइमिक कंडीशन में क्या होता है कि हमारी रिप्रोड्यूसिंग कैपेसिटी और विजन कैपेसिटी का लॉस हो जाता है। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। दोस्तों अगला क्वेश्चन है स्नाइप्स गैप इज़ प्रेजेंट बिटवीन विच ऑफ द फॉलोइंग। तो दोस्तों ये स्नाइप्स गैप कहाँ पाया जाता है। ऑप्शन ए 2 किडनीज, ऑप्शन बी 2 न्यूरॉन्स, ऑप्शन सी ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड, ऑप्शन डी नन ऑफ द अबव। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी बिटवीन 2 न्यूरॉन्स। तो दोस्तों ये जो हमारे स्नाइप्स गैप जो हमारे न्यूरॉन्स होती हैं ये क्या होती है, सबसे बेसिक यूनिट होती है हमारे नर्वस सिस्टम की। न्यूरॉन्स होते हैं ये इंफॉर्मेशन को रिसीव और ट्रांसमिट और प्रोसेस करने के लिए केमिकल सिग्नल या इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स भेजते हैं। तो दोस्तों ये जो हमारा स्नाइप्स गैप होता है ये क्या करता है, उनको पास करने का काम करता है उन सिग्नल्स को। तो दोस्तों इसमें न्यूरॉन्स में 2 इंपॉर्टेंट पार्ट्स और होते हैं, एक डेंड्राइट्स हमारी और एक्सॉन। तो जो हमारी डेंड्राइट्स होती हैं वो रिसीव करती हैं सिग्नल्स को और जो एक्सॉन होते हैं वो ट्रांसमिट करते हैं सिग्नल को। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। दोस्तों अगला क्वेश्चन है
एन एग्जाम्पल ऑफ फॉल्स फ्रूट इज। तो दोस्तों निम्न में से कौन सा फॉल्स फ्रूट का एग्जाम्पल है? ऑप्शन ए गुआवा, ऑप्शन बी मैंगो, ऑप्शन सी टमाटो, ऑप्शन डी एप्पल। तो दोस्तों जिसका राइट आंसर है ऑप्शन डी एप्पल। तो दोस्तों जो फॉल्स फ्रूट होते हैं वो ऐसे फ्रूट होते हैं जो अंडाशय या ओवरीज की बजाय पौधे के अन्य भागों से, जैसे पुष्पासन, जिनको हम रिसेप्टिकल्स बोलते हैं, उनसे विकसित होते हैं। तो दोस्तों ये ओवरीज से ना होके बाकी अन्य किसी भाग से विकसित होते हैं। तो दोस्तों इसके कुछ एग्जांपल आप याद कर लीजिएगा एप्पल के अलावा, जैसे नाशपाती, पेयर्स, स्ट्रॉबेरी, पाइनएप्पल और कैश्यूज यानी काजू। दोस्तों ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है, इसके एग्जांपल्स का ध्यान रखिएगा। तो दोस्तों अगला क्वेश्चन है विच गैस इज मेजर कंट्रीब्यूटर टू ग्रीन हाउस इफेक्ट। तो दोस्तों इसमें मेजर कंट्रीब्यूटर पूछा गया है। ऑप्शन ए क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ऑप्शन बी नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, ऑप्शन सी सल्फर डाइऑक्साइड, ऑप्शन डी कार्बन डाइऑक्साइड। तो दोस्तों जो इसका राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी कार्बन डाइऑक्साइड। दोस्तों इसमें ध्यान रखें क्वेश्चन में मेजर कंट्रीब्यूटर पूछा गया था और जो कि है हमारा कार्बन डाइऑक्साइड, और लेकिन दोस्तों जो ग्रीन हाउस गैसेज होती हैं उनके नाम हैं वाटर वेपर, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड और ओजोन। ये दोस्तों जो कि कार्बन डाइऑक्साइड सबसे ज़्यादा एमिट की जाती है हमारे व्हीकल्स के द्वारा। तो दोस्तों ये सबसे मेजर कंट्रीब्यूटर है ग्रीन हाउस इफेक्ट गैसेस का। और जो दोस्तों ग्रीन हाउस इफेक्ट होता है इसमें क्या होता है कि हमारे सन से जो रेडिएशंस आती हैं वो आती हैं विजिबल लाइट और अल्ट्रावायलेट रेस की फॉर्म में। तो दोस्तों फिर ये हमारे सरफेस के द्वारा एब्जॉर्ब कर ली जाती है और इनको रीमिट कर दिया जाता है इंफ्रारेड की फॉर्म में, इंफ्रारेड रेस की फॉर्म में। दोस्तों आती है अल्ट्रावायलेट रेस की फॉर्म में, जाती है इंफ्रारेड रेस की फॉर्म में। लेकिन दोस्तों क्या होता है ये ग्रीन हाउस गैसेस हमारे एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट होने से ये इनको एब्जॉर्ब कर लेती हैं, वापस जो जा रही होती हैं रेस उनको एब्जॉर्ब करके वापस से अर्थ पे भेज देती हैं। तो जिससे क्या होता है हमारा टेम्परेचर बढ़ जाता है अर्थ का। चलिए दोस्तों चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन दोस्तों विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज इज़ नॉट कॉज्ड बाय वायरस। तो दोस्तों इसमें पूछा गया है कि इनमें से कौन सी बीमारी वायरस के द्वारा नहीं होती है। तो दोस्तों ये क्वेश्चन अक्सर आते रहते हैं, देखते हैं इसका राइट आंसर क्या है। दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी मलेरिया। दोस्तों आप याद कर लीजिएगा कुछ वायरस वाली बीमारियाँ, कुछ बैक्टीरिया वाली बीमारियाँ और कुछ इंपॉर्टेंट प्रोटोजोआ वाली बीमारियाँ। तो इससे दोस्तों क्या होगा आप एलिमिनेशन मेथड से इन क्वेश्चनों को आराम से कर सकते हैं। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है मलेरिया। जो हमारी मलेरिया है वो एक प्रोटोजोआ के द्वारा होता है और ये कुछ मैंने नाम लिखे हैं वायरस वाली इंपॉर्टेंट बीमारियों के जो बार बार एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। तो दोस्तों इनके नाम देख लीजिएगा, जैसे मीजल्स जिसको हम रूबेला भी कहते हैं, स्मॉल पॉक्स, चिकन पॉक्स, इन्फ्लुएंजा, रेबीज़, डेंगू, हेपेटाइटिस, हर्पीस, एड्स और दोस्तों सार्स। एक अभी रिसेंटली एग्जाम में पूछा गया था सार्स का फुल फॉर्म, तो इसका दोस्तों फुल फॉर्म भी ध्यान रखिएगा, सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम। तो दोस्तों ये थी कुछ वायरस वाली बीमारियाँ, आप इनके नाम ज़रूर याद कर लीजिएगा। चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। और दोस्तों ये पोलियो भी एक वायरस द्वारा फैलाई जाने वाली बीमारी है और दोस्तों भारत जो है वो पोलियो से फ्री हो चुका है। अब पोलियो का एक भी मरीज़ भारत में नहीं पाया जाता है दोस्तों। अगला क्वेश्चन दोस्तों ह्यूमन बीइंग हेयरिंग रेंजेस। तो जो हमारी ऑडिबल रेंज होती है वो क्या होती है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी 20 से लेके 20,000 हर्ट्ज़। तो दोस्तों जो हमारी ऑडिबल रेंज होती है वो होती है 20 हर्ट्ज़ से लेके 20 किलो हर्ट्ज़ तक। और दोस्तों जो इससे नीचे की फ्रीक्वेंसी होती है यानी 20 हर्ट्ज़ से लेस वाली फ्रीक्वेंसी, उनको हम इंफ्रासोनिक साउंड्स कहते हैं, उनको हम नहीं सुन सकते हैं। और जो 20 किलो हर्ट्ज़ से ग्रेटर फ्रीक्वेंसी वाली साउंड्स होते हैं उनको हम अल्ट्रासोनिक साउंड कहते हैं। चलिए दोस्तों देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है हु डिस्कवर्ड इलेक्ट्रॉन। तो दोस्तों ये तो काफ़ी बच्चों वाला सवाल है, उम्मीद है इसका आंसर आपने सोच लिया होगा। इसका आंसर है दोस्तों जे थॉमसन। तो दोस्तों जो जे थॉमसन ने एक्सपेरिमेंट किया था वो किया था कैथोड रे ट्यूब पे, और इन्होंने इलेक्ट्रॉन की खोज की थी जो कि नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल था। और दोस्तों जो प्रोटॉन की खोज की थी वो की थी हमारे अर्नेस्ट रदरफोर्ड ने, और न्यूट्रॉन की खोज की थी जेम्स चैडविक ने। चलिए दोस्तों चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। दोस्तों अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग्स आर द लिमिटेशंस ऑफ बोर एटॉमिक मॉडल।
जो दोस्तों जो बोर का मॉडल ऑफ एटम था उसकी क्या क्या लिमिटेशंस थी। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपने इसका आंसर सोच लिया होगा। देखते हैं क्या करेक्ट आंसर है इसका। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, ऑल ऑफ दी अबव। तो दोस्तों पहले आइए समझते हैं कि बोर ने जो मॉडल दिया था उसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट बातें थी। तो दोस्तों बोर ने अपने एटॉमिक मॉडल में बोला था कि एटम जो है उसमें पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियस है जो कि सेंटर में प्रेजेंट हो रहता है और उसके चारों ओर फिक्स सर्कुलर पाथ में इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते रहते हैं दोस्तों। और जो फिक्स्ड ये सर्कुलर पाथ थे उनको उन्होंने नाम दिया था एनर्जी सेल्स। तो दोस्तों जब इलेक्ट्रॉन अपने सेल में रहता है उसमें एनर्जी लॉस नहीं करता है, और जब वो किसी हायर सेल में जाता है या फिर हायर ऑर्बिट में जाता है तो वो एनर्जी एब्जॉर्ब करता है, और जब वो लोअर सेल में आता है तो वो एनर्जी एमिट करता है। तो दोस्तों उन्होंने अपने एटॉमिक मॉडल के द्वारा स्टेबिलिटी ऑफ हाइड्रोजन को एक्सप्लेन किया था। लेकिन दोस्तों जो इनका मॉडल था वो केवल हाइड्रोजन लाइक एटम्स पे ही एप्लीकेबल था, यानी कि जिन एटम्स में एक से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन थे उन पे ये फेल हो गया था। तो दोस्तों यानी कि मल्टी इलेक्ट्रॉन एटम्स को एक्सप्लेन करने में मॉडल टोटली फेल रहा था। और दोस्तों दूसरी बात है, जो ये स्पेक्ट्रल लाइंस की स्प्लिटिंग को एक्सप्लेन नहीं कर पाए थे। तो दोस्तों जो हमारे ऑप्शन है, ऑप्शन ए, इट कैन नॉट एक्सप्लेन दी स्पेक्ट्रम ऑफ एटम्स कंटेनिंग मोर देन वन इलेक्ट्रॉन। दोस्तों ये बिल्कुल करेक्ट है, ये मल्टी इलेक्ट्रॉन एटम्स को स्पेक्ट्रम को एक्सप्लेन नहीं कर पाए थे। इट कैन नॉट एक्सप्लेन दिस जीमन इफेक्ट। तो दोस्तों ये क्वेश्चन भी कई बार पूछा जाता है कि व्हाट इज़ जीमन इफेक्ट और व्हाट इज़ स्टार्क इफेक्ट। तो दोस्तों जो जीमन इफेक्ट होता है उसमें जो हमारी स्पेक्ट्रल लाइन होती हैं वो स्प्लिट होती हैं इन प्रेजेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। तो दोस्तों याद रखिएगा, जीमन इफेक्ट में जो स्प्लिटिंग ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन होता है वो मैग्नेटिक फील्ड की प्रेजेंस में होता है, और स्टार्क इफेक्ट में दोस्तों जो स्प्लिटिंग होती है वो इलेक्ट्रिक फील्ड की प्रेजेंस में होती है। तो दोस्तों ये तीनों ही लिमिटेशंस थी बोर एटॉमिक मॉडल की। तो दोस्तों चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, द स्ट्रॉन्गेस्ट मसल ऑफ द बॉडी इज़ द मेस्टर मसल एंड इज़ लोकेटेड इन दी डैश। तो दोस्तों जो मेस्टर मसल होती है, मेस्टर होती है हमारी चबाने वाली मसल, तो वो कहाँ पे प्रेजेंट होती है? ऑप्शन ए हैंड, ऑप्शन बी जॉ, ऑप्शन सी थाई, ऑप्शन डी चेस्ट। तो दोस्तों आप समझ ही गए होंगे कि चबाने वाली मसल कहाँ होगी, जॉ में प्रेजेंट होगी। तो इसका देखते हैं, राइट आंसर है ऑप्शन बी जॉ। तो दोस्तों ये भी पूछा जा सकता है कि सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट मसल कौन सी है हमारी, तो आपका आंसर रहेगा मेस्टर मसल। या फिर कभी कभी पूछा जाता है कि स्ट्रॉन्गेस्ट मसल कहाँ प्रेजेंट है, तो जॉ में प्रेजेंट होती है। और दोस्तों इससे रिलेटेड एक और क्वेश्चन, जो हमारी स्ट्रॉन्गेस्ट और लॉन्गेस्ट बोन है वो कौन सी है? तो दोस्तों जो हमारी स्ट्रॉन्गेस्ट और लॉन्गेस्ट बोन है वो है फेम्योर बोन, जो कि हमारी थाई में प्रेजेंट होती है। तो दोस्तों जो सबसे लॉन्गेस्ट मसल है वो भी हमारी थाई मसल है, जिसका नाम है सेरेटोरियस। तो दोस्तों ये भी याद रखिएगा, जो लॉन्गेस्ट मसल है वो थाई मसल है, और जो स्ट्रॉन्गेस्ट मसल है वो है हमारी मेस्टर मसल। तो दोस्तों चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, विच अमंग दी फॉलोइंग इज़ नोन एज वाइट विट्रियोल। तो दोस्तों ये केमिकल नेम अक्सर एग्जाम में पूछे जाते रहते हैं, तो देखते हैं इसका राइट आंसर क्या है। तो दोस्तों हम वाइट विट्रियोल कहा जाता है जिंक सल्फेट से। तो दोस्तों ये जो जिंक सल्फेट होता है ये वाइट विट्रियोल कहा जाता है, और इसका जो यूज़ किया जाता है वो लेदर और वुड को प्रिजर्व करने में किया जाता है, इंडस्ट्रियल यूज़ है इसका दोस्तों। और रेयन एक प्रकार का कपड़ा होता है उसकी प्रोडक्शन में करते हैं, और मेडिसिन्स में भी जिंक सल्फेट का यूज़ होता है। और दोस्तों अभी रिसेंटली एक क्वेश्चन पूछा गया था कि ब्लू विट्रियोल किसको कहते हैं, तो ब्लू विट्रियोल कहते हैं कॉपर सल्फेट को, बेकिंग सोडा सोडियम कार्बोनेट को बोलते हैं, और ड्राई आइस बोलते हैं हम सोडियम सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड को। तो दोस्तों देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, द राइट पल्मोनरी आर्टरी इज़। तो जो दोस्तों हमारी राइट वाली पल्मोनरी आर्टरी होती है वो लॉन्गर देन दी लेफ्ट, ऑप्शन बी शॉर्टर देन दी लेफ्ट, ऑप्शन सी वाइडर देन दी लेफ्ट, या ऑप्शन डी ऑफ द सेम साइज। तो दोस्तों हमारी दो पल्मोनरी आर्टरी होती हैं, राइट और लेफ्ट। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए लॉन्गर देन दी लेफ्ट। जो हमारी राइट पल्मोनरी आर्टरी होती है वो लेफ्ट वाली से बड़ी होती है। तो दोस्तों पहले समझते हैं कि आर्टरीज होती क्या हैं। तो दोस्तों हमारी जो ब्लड वेसल्स होते हैं वो दो तरह के होते हैं, यानी आर्टरी और वेंस। तो जो आर्टरीज होती हैं वो उनका काम क्या होता है, वो
हमारे हार्ट से ब्लड को बॉडी के वेरियस पार्ट्स में ले जाती हैं। और जो दोस्तों वेन्स होती हैं ये वापस उसी ब्लड को मतलब बॉडी पार्ट से लेके हार्ट में आती हैं। तो दोस्तों जो आर्टरीज होती हैं वो ले जाती हैं हमारा ऑक्सीजनेटेड ब्लड, और जो वेन्स का काम होता है वो होता है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को ले जाना। लेकिन आप दोस्तों जैसा कि मैंने आपको बताया कि आर्टरीज़ का काम होता है ऑक्सीजनेटेड ब्लड को ले जाना, लेकिन जो पल्मोनरी आर्टरी है इसका काम बिल्कुल अपोजिट है। ये क्या करती है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को ले जाती है हार्ट से लंग्स में। तो दोस्तों ध्यान रखिएगा, आर्टरीज़ का काम होता है ऑक्सीजनेटेड ब्लड को ले जाना, लेकिन जो पल्मोनरी आर्टरी होती है ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को ले जाती है। दोस्तों तो चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, जॉन्डिस इज़ ए सिम्टम ऑफ डिजीज़ ऑफ। तो दोस्तों जो जॉन्डिस डिजीज़ है वो किससे संबंधित है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, लीवर। तो दोस्तों जॉन्डिस क्या होता है कि हमारी जब जॉन्डिस डिजीज़ होती है तो हमारी स्किन का और आइज़ का कलर येलो हो जाता है, जिसके पीछे कारण होता है बिलिरुबिन की एक्सेस हो जाना बॉडी में, जिसको हम हाइपर बिलिरुबिन एमिया कहते हैं दोस्तों। तो दोस्तों जो बिलिरुबिन होता है ये क्या होता है, जब आरबीसीज का ब्रेकडाउन होता है हमारे लीवर में तो जो उसका वेस्ट प्रोडक्ट निकलता है वो बिलिरुबिन होता है। तो दोस्तों जब इस बिलिरुबिन की मात्रा हमारे शरीर में बढ़ जाती है तो उससे जॉन्डिस हो जाता है, जिसको हम हेपेटाइटिस भी कहते हैं। तो दोस्तों चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। आइडेंटिफाई द नोबल गैस यूटिलाइज्ड इन रेडियोथेरेपी। तो दोस्तों निम्न गैसेज में से रेडियोथेरेपी में कौन सी गैस का उपयोग किया जाता है? ऑप्शन ए नियॉन, ऑप्शन बी आर्गन, ऑप्शन सी रेडोन, ऑप्शन डी जेनॉन। तो दोस्तों जो हमारी नोबल गैस पाई जाती हैं ये पाई जाती हैं ग्रुप 18 में, जिनको हम कि जीरो ग्रुप भी कहते हैं। और दोस्तों इसका राइट आंसर है जो रेडियोथेरेपी में यूज़ होती है वो होती है रेडोन। और दोस्तों ये एक रेडियो एक्टिव नोबल गैस है, इसका एटॉमिक नंबर है 86। तो दोस्तों ये जो रेडोन है यही इकलौती ऐसी गैस है जो एटमॉस्फेयर में ना मिलके अर्थ क्रस्ट में मिलती है। दोस्तों जो बाकी ग्रुप 18 की गैसेज हैं वो सारी एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट होती हैं, लेकिन जो हमारा रेडोन गैस है ये अर्थ क्रस्ट में पाई जाती है। और दोस्तों जो हमारी हीलियम गैस है इससे कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि बैलून्स में कौन सी गैस फिल की जाती है या फिर वेल्डिंग में किस गैस का उपयोग किया जाता है। दोस्तों जो हमारी हीलियम गैस है उसको बैलून्स में, वेल्डिंग में और एरोप्लेन्स के टायर में यूज़ किया जाता है। और दोस्तों जो जीनोन गैस है इसको यूज़ किया जाता है फोटोग्राफिक फ्लैशेस बनाने में। और नियॉन हमारी यूज़ होती है साइन बोर्ड्स और लेज़र्स बनाने में। और दोस्तों जो आर्गन गैस है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जो हमारे बल्ब का फिलामेंट होता है उसको बचाने के लिए उसमें आर्गन गैस होती है। तो दोस्तों हमारे बल्ब में कौन सी गैस पाई जाती है, वो है आर्गन गैस। तो चलिए दोस्तों चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, ब्लड डज नॉट कोगुलेट इनसाइड द बॉडी ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ। तो जो दोस्तों हमारी बॉडी में जो एंटी कोगुलेंट का काम करता है वो निम्न में से कौन सा करता है? ऑप्शन ए प्लाज्मा, ऑप्शन बी फिब्रिन, ऑप्शन सी हीमोग्लोबिन या ऑप्शन डी हिपेरिन। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी हिपेरिन। तो दोस्तों जो हिपेरिन है वो हमारी बॉडी में नेचुरली प्रोड्यूस होने वाला एंटी कोगुलेंट है। और दोस्तों ये जो हिपेरिन होता है ये हमारी बॉडी में ब्लड की क्लॉटिंग होने से बचाता है। और दोस्तों इसमें जो सेकंड ऑप्शन है फिब्रिन प्रोटीन क्या करता है? फिब्रिन एक प्रोटीन होता है जो कि बॉडी में कोगुलेशन में मदद करता है। दोस्तों जब भी हमारे चोट लग जाती है या फिर कोई मतलब कट जाता है, घाव हो जाता है तो उसमें ब्लड बहने लगता है, तो ब्लड दोस्तों जो रुकता है वो फिब्रिन के कारण रुकता है। फिब्रिन क्या करता है, एक स्ट्रक्चर बना लेता है, मैश लाइक स्ट्रक्चर बना लेता है, जिससे क्या है कि हमारा ब्लड क्लॉट हो जाता है और रुक जाता है। चलिए दोस्तों चलते अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, द गैस कॉजिंग एसिड रेन इन एन इंडस्ट्रियल एरिया इज। तो दोस्तों जो एसिड रेन के लिए गैस रिस्पॉन्सिबल होती है वो निम्न में से कौन सी है? ऑप्शन ए कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन बी कार्बन मोनोऑक्साइड, ऑप्शन सी सल्फर डाइऑक्साइड, ऑप्शन डी मीथेन। तो दोस्तों जिसका राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी सल्फर डाइऑक्साइड। तो दोस्तों जो एसिड रेन होता है तो इसमें क्या होता है कि जो हमारी सल्फर डाइऑक्साइड गैस निकलती है ये क्या होती है, वाटर ड्रॉपलेट्स के साथ मिलके सल्फ्यूरिक एसिड बना लेती है, जो कि एक हाईली कोरोसिव नेचर का एसिड होता है। इसके लिए हम इसको एसिड रेन कहते हैं। तो दोस्तों जो एसिड रेन होती है
इसका pH 5.6 होता है, जो कि एसिडिक नेचर का होता है। दोस्तों क्या आप मुझे कमेंट्स में बता सकते हैं कि जो हमारा नॉर्मल ड्रिंकिंग वाटर होता है उसका pH क्या होता है? तो दोस्तों जो हमारी जो सल्फ़र डाइऑक्साइड होती है ये निकलती है हमारी जो मेटल इंडस्ट्रीज़ होती हैं, जो हमारे कोल पावर प्लांट्स हैं, हमारे देश में बिजली बनाई जाती है वो अभी भी अधिकांश कोल से ही बनाई जाती है। तो दोस्तों जो कोल के जो मेजर कंटेंट होते हैं उसमें सल्फ़र और नाइट्रोजन होते हैं। तो दोस्तों यही सल्फ़र और नाइट्रोजन वाटर ड्रॉपलेट्स के साथ मिलकर सल्फ्यूरिक एसिड और नाइट्रिक एसिड बना लेते हैं, जो कि रिस्पॉन्सिबल होती है एसिड रेन के लिए। तो दोस्तों ये क्वेश्चन भी कई बार पूछा गया है कि जो हमारा एसिड रेन होता है उसका pH क्या होता है? तो उसका pH 5.6 से लेस होता है, और जो नॉर्मल रेन होती है उसका pH 5.6 होता है। तो नॉर्मल रेन का pH 5.6, एसिडिक रेन जिसका pH 5.6 से कम हो, और नॉर्मल रेन का pH 5.6 होने का कारण होता है जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस होती है एटमॉस्फेयर में वो कार्बोनिक एसिड बना लेती है वाटर ड्रॉपलेट्स के साथ मिलकर। तो आइए दोस्तों चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। दोस्तों क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग गैस कॉजेज एक्सप्लोजन इन कोल माइंस? दोस्तों कोल माइन में एक्सप्लोजन के लिए कौन सी गैस रिस्पॉन्सिबल है? ऑप्शन ए कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन बी नाइट्रोजन, ऑप्शन सी ब्यूटेन, ऑप्शन डी मीथेन। तो दोस्तों उम्मीद है इसका आंसर आप लोग सभी लोगों को पता होगा, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। तो दोस्तों जो कोल माइंस में एक्सप्लोजन के लिए गैस रिस्पॉन्सिबल है वो है हमारी मीथेन। दोस्तों जो हमारा कोल होता है उसके जो मेजर कंपोनेंट्स होते हैं वो होते हैं कार्बन, हाइड्रोजन, सल्फ़र, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन। और दोस्तों जो हमारा कोल होता है ये हाईली रिच होता है कार्बन में, और ये सेडिमेंटेशन के कारण बनता है। कोल एक तरीके का सेडिमेंट्री रॉक होता है जो कि सॉलिड फॉर्म में होता है। और दोस्तों जो कोल होता है ये हमारे देश में उपयोग किया जाता है इलेक्ट्रिसिटी बनाने के लिए। तो दोस्तों कोल की भी कई क्वालिटीज़ होती हैं, जिसमें सबसे बेस्ट क्वालिटी का कोल होता है एंथ्रासाइट कोल, जिसमें 80 से 90% कोल होता है। और दोस्तों जो सबसे लो क्वालिटी का कोल होता है उसको बोलते हैं हम पीट, जिसमें कि 40% से कम कार्बन कंटेंट होता है। और दोस्तों इसको हम अर्ली स्टेज ऑफ कोल फॉर्मेशन भी कहते हैं। तो दोस्तों अर्ली स्टेज ऑफ कोल फॉर्मेशन होती है पीट। और दोस्तों जो चारों तरह के कोल उनके मैं नाम एक बार आपको बता देता हूँ। सबसे हाई क्वालिटी का एंथ्रासाइट, उसके बाद बिटुमिनस, बिटुमिनस में 40 से 75% कार्बन कंटेंट, उसके बाद लिग्नाइट इसमें 30 से 40% कार्बन कंटेंट, और सबसे लो क्वालिटी का पीट जिसमें लेस देन 40% कोल होता है। और दोस्तों जो हमारी कोल प्रोड्यूसिंग स्टेट्स हैं मेजर वो हैं झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, वेस्ट बंगाल। तो दोस्तों आप कमेंट में मुझको बताइए कि कोल हमारा इसी रीजन में क्यों पाया जाता है, झारखंड, छत्तीसगढ़, वेस्ट बंगाल वाले रीजन में। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। दोस्तों अगला क्वेश्चन है विच अमंग द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट एंडोक्राइन ग्लैंड इन द बॉडी? तो दोस्तों लार्जेस्ट एंडोक्राइन ग्लैंड पूछा है, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी थायराइड ग्लैंड। तो दोस्तों जो हमारे एंडोक्राइन ग्लैंड्स होते हैं मेनली हमारी बॉडी में दो तरह के ग्लैंड्स पाए जाते हैं, एक एंडोक्राइन ग्लैंड्स और एक्सोक्राइन ग्लैंड्स। तो दोस्तों आपको नाम से ही पता चल रहा होगा, एंडोक्राइन ग्लैंड जो कि बॉडी के अंदर सिक्रीट करते हैं हार्मोन्स को डायरेक्टली ब्लड में। और दोस्तों एक्सोक्राइन ग्लैंड्स होते हैं, इनमें डक्ट होते हैं, और दोस्तों ये क्या करते हैं, सिक्रीट करते हैं बॉडी सरफेस पे और बॉडी कैविटी पे। तो दोस्तों जो हमारे एंडोक्राइन ग्लैंड होते हैं वो डक्टलेस ग्लैंड्स भी होते हैं, और जो हमारे एक्सोक्राइन ग्लैंड्स होते हैं ये डक्ट वाले ग्लैंड होते हैं, क्योंकि ये हमारी बॉडी कैविटी और बॉडी सरफेस पे सिक्रीट करते हैं। तो दोस्तों कुछ एग्जांपल हैं एक्सोक्राइन ग्लैंड्स के, जैसे सलाइवरी ग्लैंड, स्वेट ग्लैंड, डाइजेस्टिव ग्लैंड्स। तो दोस्तों क्वेश्चन पूछा गया है लार्जेस्ट एंडोक्राइन ग्लैंड, तो लार्जेस्ट एंडोक्राइन ग्लैंड होता है हमारा थायराइड ग्लैंड। तो दोस्तों जो एंडोक्राइन ग्लैंड्स होते हैं वो क्या होते हैं, हार्मोन्स को डायरेक्टली सिक्रीट करते हैं ब्लड में। और दोस्तों जो इसमें ऑप्शन दे रखे हैं उनको भी एक बार देख लेते हैं। ऑप्शन ए है हमारा एड्रिनल ग्लैंड। तो दोस्तों जो हमारा एड्रिनल ग्लैंड होता है ये क्या करता है, एड्रेनलिन हार्मोन सिक्रीट करता है। तो दोस्तों इसी हार्मोन को हम स्ट्रेस हार्मोन भी कहते हैं। ये क्वेश्चन में पूछा जाता है कि स्ट्रेस हार्मोन कौन सा होता है, तो एड्रेनलिन। ये हमारी बॉडी में बीपी को रेगुलेट करता है। और दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट इसका कि यही हार्मोन है जो हमारा रिस्पॉन्सिबल होता है फाइट और फ्लाइट रिस्पॉन्स के लिए। तो दोस्तों ध्यान रखिएगा एड्रेनलिन हार्मोन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये फाइट और फ्लाइट रिस्पॉन्स के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, और ये हमारी दोनों किडनी के टॉप पे पाया जाता है। दोस्तों अगला ग्लैंड है थायराइड ग्लैंड। तो जो हमारा थायराइड ग्लैंड होता है ये हमारा नेक में प्रेजेंट होता है, नेक के आगे वाले हिस्से में। और दोस्तों ये सिक्रीट करता है T3 T4 हार्मोन, जो कि हमारे बॉडी मेटाबॉलिज्म को कंट्रोल करता है। और दोस्तों जो पिट्यूटरी ग्लैंड है हमारा, ये मास्टर ग्लैंड नाम से भी जाना जाता है। ये मास्टर ग्लैंड इसको इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये बाकी अदर बॉडी के जो अदर ग्लैंड्स उनको भी कंट्रोल करता है। तो दोस्तों पिट्यूटरी ग्लैंड को मास्टर ग्लैंड के नाम से भी जानते हैं। और दोस्तों
अगर यहीं क्वेश्चन पूछा जाता कि लार्जेस्ट एक्सोक्राइन ग्लैंड, तो हमारा आंसर होता लीवर। और दोस्तों अगर सिर्फ सिंपल यही पूछा जाता कि लार्जेस्ट ग्लैंड इन दी बॉडी, तो भी हमारा आंसर होता लीवर। चलिए दोस्तों देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन। दोस्तों अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्टली एक्सप्लेन द फिनोमिनन ऑफ टेस्ट ट्यूब बेबी। तो दोस्तों निम्न ऑप्शन में से टेस्ट ट्यूब बेबी को कौन सा पॉइंट करेक्टली एक्सप्लेन कर रहा है। तो उम्मीद है आपने इसका आंसर कर लिया होगा। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, व्हेन दी फर्टिलाइजेशन इज एक्सटर्नल एंड डेवलपमेंट इज़ इंटरनल। तो दोस्तों जो टेस्ट ट्यूब बेबी होता है, इसका मेन फंडा यही होता है कि इसमें जो फर्टिलाइजेशन कराते हैं हम वो एक्सटर्नल कराते हैं, और जो बेबी का डेवलपमेंट होता है वो मदर के इनसाइड इंटरनल होता है। तो दोस्तों इसमें क्या किया जाता है कि जो फीमेल्स होती हैं उनका एग लेके एक्सटर्नली लैब में टेस्ट ट्यूब के अंदर स्पर्म्स के साथ, मेल के स्पर्म के साथ फर्टिलाइज़ किया जाता है। तो दोस्तों जो फर्टिलाइजेशन हो गया वो एक्सटर्नल हो गया, और जो दोस्तों हमारा एम्ब्रियो बनता है उसको फिर वापस से फीमेल की यूटेरस में प्लेस कर दिया जाता है। तो दोस्तों जो हमारा टेस्ट ट्यूब बेबी होता है वो हमारा, उसमें फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल होता है और डेवलपमेंट इंटरनल होता है। और दोस्तों इस प्रोसेस को हम कहते हैं इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, जिसे शॉर्ट में जाना जाता है आईवीएफ नाम से। दोस्तों ये भी क्वेश्चन कई बार पूछा गया कि आईवीएफ का फुल फॉर्म क्या होता है। तो इसका फुल फॉर्म होता है इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है द टर्म जीन वॉज कॉइन्ड बाय। तो दोस्तों ये तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है, कई बार पूछा गया एग्जाम पे। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है द टर्म जीन वॉज कॉइन्ड बाय W.L. जोनासन। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है हमारा ड्यूरिंग हाइबरनेशन स्टेट फ्रॉग रेस्पायर्स बाय विच ऑफ द फॉलोइंग। ऑप्शन ए ओनली हार्ट, ऑप्शन बी ओनली लंग्स, ऑप्शन सी ओनली स्किन, ऑप्शन डी बोथ लंग्स एंड स्किन। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी ओनली स्किन। तो दोस्तों जो फ्रॉग होता है उसमें रेस्पिरेशन 3 तरीके से होता है। पहला उसके लंग्स के द्वारा, दूसरा उसके स्किन के द्वारा, और तीसरा उसके माउथ से। तो दोस्तों जो स्किन से जो रेस्पिरेशन का प्रोसेस होता है उसको हम कटेनियस रेस्पिरेशन भी कहते हैं। तो कटेनियस रेस्पिरेशन में क्या होता है, जब फ्रॉग अपनी हाइबरनेशन स्टेट में होता है तो ये क्या करता है, जितनी उसको ऑक्सीजन चाहिए होती है वो अपने स्किन के थ्रू ले लेता है। तो दोस्तों हाइबरनेशन स्टेट में ऑक्सीजन की मात्रा कम चाहिए होती है बॉडी को, तो इसलिए स्किन के थ्रू रेस्पिरेशन होता रहता है। और दोस्तों जब फ्रॉग बाकी का टाइम स्पेंड करता है तो उसमें वो अपना नॉर्मल रेस्पिरेशन करता है लंग्स के द्वारा। तो दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। और दोस्तों इसमें कई बार ऑप्शन भी चेंज हो जाते हैं, जैसे कि क्वेश्चन बनता है कि हमारा कि निम्न में से कौन से एनिमल्स हैं जो स्किन के द्वारा रेस्पिरेशन करते हैं। तो दोस्तों इनके नाम याद कर लीजिएगा, फ्रॉग, अर्थवॉर्म्स और लीचेस। तो दोस्तों इनमें अर्थवॉर्म, फ्रॉग और लीचेस में जो रेस्पिरेशन होता है वो स्किन के द्वारा होता है। और दोस्तों जो ह्यूमन बींग्स हैं वो लंग्स के द्वारा रेस्पिरेशन करते हैं। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। दोस्तों अगला क्वेश्चन हमारा न्यूमोनिया इज़ ए बैक्टीरियल डिजीज़ कॉज्ड बाय द टाइप ऑफ बैक्टीरिया। तो दोस्तों जो न्यूमोनिया डिजीज़ होती है वो किस बैक्टीरिया के कारण होती है। तो दोस्तों पहला क्वेश्चन तो आपको यही बनता है कि न्यूमोनिया डिजीज़ किसके कारण होती है। तो इसका आंसर है बैक्टीरिया के कारण। तो दोस्तों उस बैक्टीरिया का नाम होता है कोकी बैक्टीरिया। और दोस्तों निमोनिया में क्या होता है कि ये एक हमारा रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन है। इसमें क्या होता है, जो हमारी लंग्स की एल्वियोली होती हैं, जिनको हम एयर सैक्स कहते हैं, वो लंग्स की, उनके अंदर पस भर जाता है। और दोस्तों जिसके कारण कि हमें सांस लेने में काफ़ी चेस्ट में पेन होता है, और इससे हमारी बॉडी में ऑक्सीजन की सप्लाई भी रिस्ट्रिक्ट होती है। तो दोस्तों जो हमारी निमोनिया होती है ये होती है कोकी बैक्टीरिया के कारण। और दोस्तों कभी कभार ऑप्शन में आपको स्ट्रेप्टोकोकस या फिर डाइपोलोकोकस भी देखने को मिलेगा। तो दोस्तों घबराना नहीं है, हमको पता है कि कोकी बैक्टीरिया के कारण होता है। तो उसका स्ट्रेप्टोकोकस नाम इसलिए कर दिया जाता है कि स्ट्रेप्टो का मीनिंग होता है चेन स्ट्रक्चर में। तो जब ये कोकी वायरस चेन स्ट्रक्चर में होगा तो उसको हम स्ट्रेप्टोकोकस कहेंगे। जब यही कोकी वायरस पेयर में होगा तो इसको हम डाइपोलोकोकस कहेंगे। सिंगल होगा तो उसको मोनोकोकस कहेंगे। तो दोस्तों आपको मेन याद रखना है कोकी बैक्टीरिया। और दोस्तों कुछ और इम्पोर्टेंट बैक्टीरियल डिजीज़ के नाम आप याद कर लीजिए, जैसे टाइफॉइड, कोलेरा, टीबी, टेटनस और प्लेग। तो दोस्तों ये कुछ इंपॉर्टेंट डिजीज़ हैं जो कि बैक्टीरिया के कारण होती हैं। तो चलिए दोस्तों चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। दोस्तों अगला क्वेश्चन है विच पार्ट ऑफ द ब्रेन इज़ ऑल्सो नोन एज लिटिल ब्रेन। तो दोस्तों ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है।
ब्रेन से अक्सर क्वेश्चन आते रहते हैं। तो दोस्तों ऑप्शन ए सेरिबेरम, ऑप्शन बी सेरिबेलम, ऑप्शन सी थैलेमस, ऑप्शन डी हाइपोथैलेमस। तो दोस्तों उम्मीद है इसका आंसर आप लोगों को मालूम होगा। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी सेरिबेलम। तो दोस्तों जो लिटिल ब्रेन होता है उसको सेरिबेलम कहा जाता है। और दोस्तों जो सेरिबेलम होता है ये हमारा रिस्पॉन्सिबल होता है बॉडी मूवमेंट के लिए। और दोस्तों ये हमारे सर के पीछे वाले हिस्से में पाया जाता है। तो दोस्तों जो हमारा ब्रेन होता है वो प्रेजेंट होता है क्रेनियम ऑफ स्कल में। तो दोस्तों जो क्रेनियम होता है वहाँ पे हमारा ब्रेन प्रेजेंट होता है और इसकी प्रोटेक्शन के लिए एक वहाँ पे फ्लूइड प्रेजेंट रहता है जिसको हम सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड कहते हैं। तो दोस्तों ये भी क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है कि हमारे ब्रेन की प्रोटेक्शन कौन करता है। तो दोस्तों सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड। और दोस्तों हमारा ब्रेन 3 भाग में बटा होता है, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन और हिंड ब्रेन। तो दोस्तों फोर ब्रेन के भी इंपॉर्टेंट 3 पार्ट होते हैं, पहला सेरिबेरम, दूसरा थैलेमस और तीसरा हाइपोथैलेमस। तो दोस्तों जो सेरिबेरम होता है वो लॉन्गेस्ट पार्ट ऑफ ब्रेन होता है। तो दोस्तों एक क्वेश्चन ये भी रहता है कि हमारे ब्रेन का सबसे लार्जेस्ट पार्ट कौन सा रहता है, तो वो है सेरिबेरम। और दोस्तों जो हिंड ब्रेन है उसके पार्ट होते हैं सेरिबेलम और मेडुला ऑब्लंगेटा। तो दोस्तों जो सेरिबेलम होता है इसको बॉडी मूवमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल माना जाता है। दोस्तों ये पाया जाता है हमारे सर के पीछे वाले हिस्से में और ये क्या है एक्यूरेट बॉडी मूवमेंट और बैलेंसिंग में हेल्प करता है। और दोस्तों जो मेडुला ऑब्लंगेटा होता है ये करता है हमारे इनवॉलेंट्री एक्शन से डील, जैसे कि हार्ट बीट कंट्रोल करना, बीपी, ब्रीथिंग कंट्रोल करना। और दोस्तों जो मेडुला ऑब्लंगेटा होता है इसी को हम कहते हैं कनेक्टिंग पार्ट ऑफ ब्रेन टू स्पाइनल कॉर्ड। तो दोस्तों यही कनेक्ट करता है हमारी स्पाइनल कॉर्ड और ब्रेन को, मेडुला ऑब्लंगेटा दोस्तों। और ये हमारा सेरिबेरम होता है जो हमारा कि फोर ब्रेन का पार्ट है, ये हमारी मेमोरी के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। इसी में हमारी मेमोरी की स्टोरेज होती है। और दोस्तों यही हमारी इंटेलेक्चुअल फंक्शनिंग में काम करता है। तो दोस्तों जो भी हमारा रीजनिंग, प्लानिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग, जो भी हमारी फंक्शनिंग होती है, इंटेलेक्चुअल फंक्शनिंग, उसको सेरिबेरम ही कंट्रोल करता है। और दोस्तों जो थैलेमस होता है वो कंट्रोल करता है हमारे टच और जैसे विजुअल सिस्टम को, स्लीप, वेक को। और दोस्तों हाइपोथैलेमस करता है कंट्रोल। हाइपोथैलेमस हमारा पिट्यूटरी हार्मोन को रेगुलेट करता है और बॉडी में वाटर बैलेंसिंग करता है। तो दोस्तों हमने लगभग ब्रेन देख ही लिया, पूरे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के समझ लिए ब्रेन से रिलेटेड। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। दोस्तों अगला क्वेश्चन है कि डैश इज़ द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी विच डील्स विथ ऑर्गेनिज्म स्ट्रक्चर एंड इट्स ऑर्गन। तो दोस्तों ऑर्गेनिज्म के स्ट्रक्चर और उनकी ऑर्गन से कौन सी ब्रांच है बायोलॉजी की जो डील करती है। ऑप्शन ए एनाटॉमी, ऑप्शन बी इकोलॉजी, ऑप्शन सी माइकोलॉजी, ऑप्शन डी क्रोनोलॉजी। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए एनाटॉमी। तो दोस्तों जो एनाटॉमी है इसमें हम पढ़ते हैं ऑर्गेनिज्म के स्ट्रक्चर और उनके ऑर्गन्स के बारे में। और दोस्तों जो इकोलॉजी है इसमें हम देखते हैं ह्यूमन बीइंग और उसके एनवायरनमेंट को। और माइकोलॉजी होती है हमारी फंगाई की स्टडी। और क्रोनोबायोलॉजी होती है बायोलॉजिकल घटनाओं का समय के साथ में अध्ययन करना। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। द नेम ऑफ द लॉन्गेस्ट मसल इन ह्यूमन बॉडी इज़। तो दोस्तों लॉन्गेस्ट मसल पूछा है, ना कि लार्जेस्ट मसल। इस क्वेश्चन में दोस्तों लोग अक्सर कन्फ्यूज़ हो जाते हैं लॉन्गेस्ट और लार्जेस्ट मसल में। तो दोस्तों ऑप्शन ए है सेरिटोरियस मसल, ऑप्शन बी मेसेट मसल, ऑप्शन सी स्टेप्डियस मसल, ऑप्शन डी ग्लूटस मैक्सिमस मसल। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए सेरिटोरियस मसल। तो दोस्तों जो हमारी सेरिटोरियस मसल है ये हमारी लॉन्गेस्ट मसल है और ये पाई जाती है हमारी थाई में। तो दोस्तों लॉन्गेस्ट मसल हो गई हमारी सेरिटोरियस मसल जो कि थाई में पाई जाती है। और दोस्तों जो ऑप्शन सी है स्टेप्डियस मसल, ये हमारी होती है स्मॉलेस्ट मसल जो कि पाई जाती है हमारे कान के मिडिल पार्ट में। तो दोस्तों स्टेप्डियस मसल हो गई स्मॉलेस्ट मसल। और दोस्तों अगर क्वेश्चन पूछा जाता है कि लार्जेस्ट मसल, तो दोस्तों लार्जेस्ट मसल होती है हमारा ऑप्शन डी ग्लूटस मैक्सिमस मसल जो कि हमारे हिप्स में पाई जाती है। ये हिप्स के मूवमेंट में जैसे रोटेट करने में मदद करती है। और दोस्तों हमारी बॉडी में टोटल 639 मसल्स होती हैं। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। और दोस्तों जो हमारी मैसीट मसल होती है जो कि हमारे जॉ में पाई जाती है ऑप्शन बी, ये हमारी सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट मसल होती है। चलिए दोस्तों देखते हैं अगला क्वेश्चन। तो दोस्तों विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ मेडिसिन इज़ यूज फॉर ट्रीटिंग
इंडाइजेशन। तो दोस्तों इंडाइजेशन के ट्रीटमेंट में किसका यूज़ किया जाता है? तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, एंटासिड। तो दोस्तों जो एंटासिड होते हैं ये क्या करते हैं, हमारी बॉडी, हमारे स्टोमक में जो एसिड प्रेजेंट होता है HCl, उसके कारण क्या होता है कि कभी कभी इंडाइजेशन होता है या फिर जलन मचती है पेट में। तो दोस्तों उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए हम एंटासिड का उपयोग करते हैं। तो दोस्तों ये जो एंटासिड होते हैं ये क्या करते हैं, ये एक तरीके से वीक बेसिस होते हैं। तो जो हमारा एक्सेस एसिड हो गया होता है स्टोमक में उसको ये न्यूट्रलाइज करते हैं। और दोस्तों जो एंटासिड में हम यूज़ करते हैं वो करते हैं हम मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का, जो कि मिल्क ऑफ मैग्नीशिया नाम से भी जाना जाता है। तो दोस्तों ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि मिल्क ऑफ मैग्नीशिया यूज़ किया जाता है एंटासिड के रूप में, जिसका नाम होता है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। और दोस्तों एंटासिड में हम कभी कभी सोडियम बाइकार्बोनेट का भी यूज़ करते हैं। सोडियम बाइकार्बोनेट होता है बेकिंग सोडा। और दोस्तों जो हमारी ये ऑप्शन डी है एनाल्जेसिक्स होती हैं। तो एनाल्जेसिक होती हैं हमारी पेन किलर। पेन किलर क्या करती हैं हमारी, तो जो हमारा जो ब्रेन सिग्नल्स भेजता है पेन वाले, तो उनको क्या करती है, रिड्यूस कर देती हैं, ब्लॉक कर देती है। तो दोस्तों एनाल्जेसिक होती है हमारी पेन किलर्स। और एंटीबायोटिक्स होती हैं हमारी वो मेडिसिन जो बैक्टीरियल इन्फेक्शंस को कंट्रोल करने में काम करती हैं। दोस्तों इसमें बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि हमारी फ़र्स्ट एंटीबायोटिक कौन सी थी? तो हमारी फ़र्स्ट एंटीबायोटिक थी पेनिसिलिन, और इसकी खोज की थी अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। और दोस्तों ये बनाई जाती है एक फंगई से जिसका नाम है पेनिसिलियम नोटेटम। और दोस्तों जो ऑप्शन डी है हमारा एंटीसेप्टिक। तो एंटीसेप्टिक आपको पता ही होगा, बोरोप्लस एंटीसेप्टिक क्रीम, यानी कि जो घावों पे लगाने का काम करती है, जो घावों को डिसइंफेक्ट और क्लीन करने में हेल्प करती हैं। तो दोस्तों जो इसमें भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, जो हमारे एंटीसेप्टिक्स होती हैं इनमें इनके कंपोनेंट्स क्या क्या होते हैं? तो दोस्तों इसमें एंटीसेप्टिक के रूप में यूज़ किया जाता है बोरिक एसिड। दोस्तों ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बोरिक एसिड को हम एंटीसेप्टिक में यूज़ करते हैं। हाइड्रोजन परऑक्साइड यूज़ होता है, आयोडीन और अल्कोहल भी यूज़ होता है। दोस्तों आपने देखा होगा कि पुराने समय में गोलियां निकालते थे तो चाकू को गर्म करके उसमें दारू डाल दी जाती थी। तो दारू जो हमारी अल्कोहल था वो एंटीसेप्टिक का काम करती थी। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, नाइट ब्लाइंडनेस इज़ कॉज्ड बाय द डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन। तो दोस्तों ये क्वेश्चन भी अक्सर पूछे जाते हैं। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है, जो हमारी नाइट ब्लाइंडनेस होती है जिसको हम नाइक्टालोपिया भी कहते हैं, ये हमारी विटामिन ए की कमी के कारण होती है। दोस्तों विटामिन ए जो होती है उसका केमिकल नेम होता है रेटिनॉल। और दोस्तों इसकी डेफिशिएंसी की वजह से नाइट ब्लाइंडनेस हो जाता है। नाइट ब्लाइंडनेस में क्या होता है कि हम लोग कादर खान बन जाते हैं और हमको अंधेरे में ना के बराबर दिखने लग जाता है, या बहुत हल्का दिखता है, या फिर कभी कभी बिल्कुल ही दिखना बंद हो जाता है। तो दोस्तों विटामिन ए की कमी से होती है नाइट ब्लाइंडनेस। तो दोस्तों जो विटामिन होती हैं ये क्या ऐसे कंपाउंड्स होते हैं हमारी बॉडी में जो जिनकी रिक्वायरमेंट होती है बॉडी मेटाबॉलिज्म और फंक्शनिंग को कंट्रोल करने के लिए। और दोस्तों विटामिन हमको काफ़ी कम मात्रा में ही चाहिए होते हैं। और दोस्तों हमारे जो विटामिन होते हैं वो दो तरह के होते हैं, पहले फैट सोल्यूबल, दूसरे वाटर सोल्यूबल। तो दोस्तों ये भी क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है कि इनमें से कौन सा विटामिन फैट सोल्यूबल है या फिर इनमें से कौन सा विटामिन वाटर सोल्यूबल है। तो दोस्तों जो हमारे वाटर सोल्यूबल विटामिन होते हैं वो होते हैं विटामिन BC। तो विटामिन BC वाटर सोल्यूबल होते हैं, और फैट सोल्यूबल होते हैं विटामिन ADEK। तो दोस्तों अटैक याद रखिएगा, ADEK हमारे फैट सोल्यूबल विटामिन होते हैं। और दोस्तों जो हमारा विटामिन ए की डेफिशिएंसी से होता है वो होता है रेटिनॉल, नहीं वो नाइट ब्लाइंडनेस। विटामिन ए की डेफिशिएंसी से होता है नाइट ब्लाइंडनेस। विटामिन ए का केमिकल नेम होता है रेटिनॉल। और दोस्तों विटामिन ए के लिए हमको ज़रूरत होती है कैरेट खाने की। कैरेट में क्या होता है, कैरोटीन होता है, और डेयरी प्रोडक्ट्स। दोस्तों अगला ऑप्शन है हमारा विटामिन सी। तो विटामिन सी का केमिकल नेम होता है एस्कॉर्बिक एसिड। और दोस्तों विटामिन सी की डेफिशिएंसी से जो डिजीज़ होती है उसको हम कहते हैं स्कर्वी। स्कर्वी में क्या होता है कि हमारे जो मसूड़े हैं उनसे खून आता है और मसूड़े कमज़ोर हो जाते हैं और दांत गिर जाते हैं। तो दोस्तों विटामिन सी के लिए हम लोग लेते हैं सिट्रस फ्रूट और टमाटो। अगला ऑप्शन दोस्तों विटामिन के। तो विटामिन के का केमिकल नेम होता है फाइलोक्यूनाइन। और दोस्तों जो फाइलोक्यूनाइन विटामिन के होता है, विटामिन के हमारा ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करता है। तो दोस्तों ध्यान रखिएगा, फिब्रिन प्रोटीन और विटामिन के क्या करते हैं, हमारे ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करते हैं। तो जो विटामिन के होता है वो फॉर्मेशन में मदद करता है प्रोथ्रोम्बिन की। तो जो हमारा प्रोथ्रोम्बिन होता है ये क्या करता है, ब्लड की क्लॉटिंग करता है।
और दोस्तों विटामिन के लिए हम लोग खाते हैं ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स। और दोस्तों हमारा जो लास्ट ऑप्शन है विटामिन B12, दोस्तों ये इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। विटामिन B12 इसका केमिकल नेम अक्सर पूछा जाता है। तो दोस्तों विटामिन B12 का केमिकल नेम होता है साइनोकोबालामाइन। और दोस्तों इसकी डेफिशिएंसी से जो डिजीज़ होती है उसको बोलते हैं हम परनीशियस एनीमिया। तो दोस्तों परनीशियस एनीमिया होता है विटामिन B12 की डेफिशिएंसी के कारण। और दोस्तों इसके लिए हम लोग इनटेक करते हैं मिल्क, फिश और मीट का। तो दोस्तों चलते हैं अब अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है द नंबर ऑफ हार्ट बीट्स ऑन एन एवरेज इन एन अडल्ट ह्यूमन इज़ इन द रेंज ऑफ। तो दोस्तों एवरेज हार्ट बीट पूछी गई है, तो देखते हैं दोस्तों इसका राइट आंसर क्या है। इसका दोस्तों राइट आंसर है ऑप्शन सी 71 से 80। तो दोस्तों जो हमारी एवरेज हार्ट बीट होती है वो हमारी 72 जिसको हम बोलते हैं। तो 72 जो हार्ट बीट बोलते हैं हम लोग वो हम एक एवरेज मान के चलते हैं। दोस्तों हमारी जो एक्चुअल हार्ट बीट होती हैं वो वेरी करती हैं 60 से लेके 70 कार्डियक साइकिल तक। तो दोस्तों जो अप्रोप्रिएट आंसर होगा वो होगा 60 से 100 हार्ट बीट हमारी एवरेज हार्ट बीट होती हैं। और दोस्तों ये हमारी हार्ट बीट हमारी फिज़िकल एक्टिविटीज़ पर वो डिपेंडेंट होती हैं। तो जब हम जिम वगैरह करते हैं तो हमारी हार्ट बीट बढ़ जाती हैं। तो दोस्तों एथलीट्स होते हैं उनकी हार्ट बीट कम भी हो जाती हैं 60 से। तो दोस्तों जो हमारी हार्ट बीट रहती है ये कभी फिक्स नहीं रहती है, ये हमेशा कम ज़्यादा होती रहती हैं। और दोस्तों जो हमारे छोटे बेबीज़ होते हैं उनकी हार्ट बीट तो 120 तक हो जाती है। तो दोस्तों जो छोटे बेबीज़ होते हैं उनकी हार्ट बीट 80 से 120 की रेंज में रहती है। तो दोस्तों हमारा जो इसका अप्रोप्रिएट आंसर होगा वो होगा 60 से 100 हार्ट बीट हमारी एवरेज हार्ट बीट होती हैं। और दोस्तों हार्ट बीट को मेज़र करते हैं हम स्टेथोस्कोप से। चलिए दोस्तों चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। दोस्तों अगला क्वेश्चन है एटम बॉम्ब इज़ बेस्ड ऑन। तो दोस्तों एटम बॉम्ब किस प्रोसेस पे बेस्ड होता है। ऑप्शन ए केमिकल रिएक्शन, ऑप्शन बी न्यूक्लियर फिजन, ऑप्शन सी न्यूक्लियर फ्यूज़न, ऑप्शन डी एटॉमिक कोलिजन। तो दोस्तों जो हमारा काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो जो हमारा एटम बम होता है वो हमारा न्यूक्लियर फिजन पे डिपेंडेंट होता है। तो दोस्तों और जो हमारा हाइड्रोजन बम होता है वो न्यूक्लियर फ्यूज़न पे डिपेंडेंट होता है। तो दोस्तों ध्यान रखिएगा फ्यूज़न में हाइड्रोजन बम बनता है और दोस्तों हाइड्रोजन बम होता है वो काफ़ी ख़तरनाक होता है। तो दोस्तों फिज़न में क्या होता है कि कोई एक हैवी एटम होता है और वो स्प्लिट हो जाता है छोटे छोटे लाइटर न्यूक्लियाई में, जिसके कारण जब वो स्प्लिट होता है तो उससे एनर्जी रिलीज़ होती है। और दोस्तों जो हमारा न्यूक्लियर फ्यूज़न होता है उसमें क्या होता है जो लाइटर न्यूक्लियाई होते हैं वो कंबाइन करके बना देते हैं एक हैवी न्यूक्लियस, तो जिसके कारण बहुत ज़्यादा एनर्जी रिलीज़ होती है। तो दोस्तों जो हमारा न्यूक्लियर फ्यूज़न होता है इससे बनते हैं हाइड्रोजन बम। और दोस्तों जो हमारे फिजनेबल मटेरियल होते हैं तो एटम बम बनाने के लिए हम यूज़ करते हैं प्लूटोनियम का और यूरेनियम का। यूरेनियम का दोस्तों एटॉमिक नंबर होता है 235 और प्लूटोनियम का एटॉमिक नंबर होता है 239। तो दोस्तों ये भी अक्सर पूछा जाता है। और दोस्तों आपको जैसे पता होगा सेकेंड वर्ल्ड वार में अमेरिका ने हिरोशिमा और नागासाकी में 2 एटम बम गिराए थे। तो दोस्तों जो पहला एटम बम गिरा था वो गिरा था 6 अगस्त 1945 को हिरोशिमा पे, जिसका नाम था लिटिल बॉय, जो कि एक यूरेनियम एटम बम था। और दोस्तों जो 9 अगस्त को गिरा था वो था प्लूटोनियम बम, जिसका नाम था फैट मैन। और दोस्तों ये गिराया गया था नागासाकी पे। तो दोस्तों ध्यान रखिएगा कि 6 अगस्त को हिरोशिमा पे गिरा था वो था यूरेनियम बम। दोस्तों के नाम भी पूछे जाते हैं। लिटिल बॉय गिरा था 6 अगस्त को और फैट मैन गिराया गया था 9 अगस्त को। तो चलिए दोस्तों आज के सेशन को यहीं समाप्त करते हैं। आपका दिन शुभ हो। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। और दोस्तों अगर ये आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें और कमेंट करके बताएं कि आपको अगली वीडियो किस टॉपिक पे चाहिए। और दोस्तों बहुत ही जल्दी मैं इसका सेकंड पार्ट अपलोड करूँगा। धन्यवाद दोस्तों।